जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है अकर। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये मेरा मायका है और अपने मायके में काम करने से कोई नौकरानी नहीं हो जाता। आप बड़े ऑफिसर हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ। हमारे घर में हर काम करने के लिए नौकर लगे हैं, लेकिन मैं आपकी पत्नी के साथ साथ किसी की बेटी भी हूँ। उनके लिए कुछ करना मेरा फर्ज है। बचपन से जवानी तक का समय मैंने उन्हीं के साथ काटा है। भले ही अब मैं बड़े घर की बहू बन गई हूँ, लेकिन अपने माता पिता के लिए मैं अब भी उन्हीं की बेटी हूँ। कविता ने अपने पति सौरभ को सख्त लहजे में कहा, तुम्हें मेरी इज्जत का तो ख्याल रखना चाहिए था। मेरी पत्नी एक आईएएस की पत्नी, जिसके आगे पीछे नौकरों की फौज हो, वो यहाँ आकर बर्तन साफ कर रही है। कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? तुमने मेरी सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सौरभ चिल्लाया। सौरभ की शादी कविता से हुई थी। उस समय सौरभ अपनी पढ़ाई ही कर रहा था, लेकिन उसकी माँ की आखिरी इच्छा थी कि वो मरने से पहले सौरभ की बहू का मुंह देख ले। इसलिए कम उम्र में ही दोनों की शादी कर दी गई। उस समय उन दोनों के परिवार की आर्थिक स्थिति एक जैसी थी। शादी के बाद सौरभ पढ़ाई में लग गया और कविता सास की सेवा में। सौरभ भी माँ की तरफ से बेफिक्र हो गया था। दोनों की मेहनत रंग लाई और सौरभ आईएएस ऑफिसर बन गया। उसकी माँ भी बहुत खुश थी कि बहू बहुत भाग्यशाली है। कुछ दिनों बाद सौरभ की माँ चल बसी। सौरभ कविता को अपने साथ ले गया। पीछे उसके पिता और छोटे भाई रह गए। समय आने पर दोनों भाइयों की भी शादी हो गई। साल खत्म हो रहा था तो एक दिन कविता की मम्मी ने बेटी के ससुराल में पूरे परिवार को खाने का निमंत्रण दिया। सब लोग कविता के मायके पहुंच गए। उसकी दोनों देवरानियां तो जाकर मेहमान की तरह बैठ गई, लेकिन कविता को तो दिख रहा था कि उसकी मम्मी अकेले इतने लोगों का खाना बनाकर थक गई होंगी। वो अपनी मम्मी के साथ जाकर उनका हाथ बटाने लगी। जब सबने खा लिया तो कविता भी अपनी मम्मी के साथ खाने बैठी। इस बात पर ससुराल के सभी लोगों का मुंह बन गया। उसकी देवरानी बोली, जेठानी जी ने हमारे साथ तो खाना नहीं खाया। कविता बोली, देवरानी जी, मेरी मम्मी अकेले सारा काम कर रही थी। मम्मी का साथ देने के लिए भी तो कोई होना चाहिए था ना। खाना खाकर कविता अपनी मम्मी के साथ रसोई साफ कराने लगी, क्योंकि उसे पता था कि उन लोगों के जाने के बाद उन्हें अकेले सारा काम करना पड़ेगा। अब इस उम्र में मम्मी से ज्यादा काम होता नहीं। पापा की इतनी कमाई नहीं कि काम वाली लगा सके। थोड़ी देर में ही उसकी दोनों देवरानियां उसे ढूंढती हुई रसोई में पहुंच गई। कविता को बर्तन साफ करते देख वापस कमरे में आ गई। आकर ससुर से धीरे से बोली, जेठानी जी तो बर्तन साफ कर रही है। थोड़ी देर बाद सब विदा होकर अपने घर आ गए। बहू, तुम अपने मायके में हमारी नाक कटवा आई हो। घर आते ही ससुर जी बोले, क्या किया है मैंने? कविता को समझ नहीं आ रहा था। हमें पता लगा है कि तुम अपने मायके में बर्तन साफ कर रही थी। जानती हो तुम किसकी पत्नी हो? कविता ने दोनों देवरानियों की तरफ देखा। दोनों मुंह दबाकर हंस रही थी। कविता समझ गई कि आग इन दोनों ने ही लगाई है। अपने पिता की बात सुनकर सौरभ को भी बहुत गुस्सा आया। वो भी कविता को बुरा भला कहने लगा। अब बात कविता के बर्दाश्त के बाहर थी। बस करो सौरभ, तुम भूल गए जब शादी के बाद मैंने सासू जी की सेवा की। कितने साल तुम और मैं अलग रहे। यहाँ मैंने बर्तन साफ करने के अलावा झाड़ू पोछा, खाना बनाना, कपड़े धोना और साथ ही सासू माँ की गंदगी भी साफ की। तब कितने नौकर थे तुम्हारे पास? तब कहाँ गई थी तुम्हारी अकड़ कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ तो मुझे ये सब काम नहीं करने चाहिए। तुम्हारे घर में मैंने हर तरह का काम किया तो बहुत अच्छा, लेकिन अपने मायके में मैंने जरा सा काम कर लिया तो तुम्हारी अकड़ जाग गई। तुम ये मत भूलो कि मैं सिर्फ तुम्हारी पत्नी नहीं, किसी की बेटी भी हूँ, जिन्होंने मुझे तुम्हारी पत्नी होने लायक बनाया है। मुझे जन्म दिया, मुझे पाल पोस कर इस लायक बनाया कि तुम मुझे अपनी पत्नी बना पाए। उन माता पिता के लिए भी मेरे कुछ फर्ज हैं, जिनसे मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो मैं उनके पास ही जाकर रह लेती हूँ।
कविता की बात सुनकर सौरभ की अकड़ जरा ढीली हुई। वो बोला, कविता, मुझे माफ करना, मैं भूल गया था कि तुम भी एक बेटी हो। जैसे मैं बेटा होने के अपने सारे फर्ज पूरे करने की कोशिश करता हूँ और तुम उसमें मेरा साथ देती हो, ऐसे ही तुम्हें भी हक है कि तुम अपना बेटी होने का फर्ज पूरा करो। अब से मैं इसमें तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। अब से तुम्हारे मम्मी पापा भी मेरी जिम्मेदारी हैं। उनका दामाद इतना लायक है और वो इस हालत में जिए, ये मुझे शोभा नहीं देता। कल ही हम उन्हें अपने साथ रहने के लिए लेकर आएंगे। पति की बात सुनकर कविता की आंख में आंसू आ गए। अपने बीमार माता पिता के लिए वो जो करना चाहती थी, आज उसके पति ने खुद ही समझ लिया था। ससुर जी और दोनों देवरानियों के होश जरूर उड़ गए थे, लेकिन कहे वे कुछ नहीं सकते थे, क्योंकि वह सब भी तो सौरभ की कमाई से ही अपना खर्चा चला रहे थे। वो लोग अब कविता से मुंह छुपा रहे थे, क्योंकि उनकी बाजी उन्हीं पर उल्टा पड़ गई थी। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।